हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वही खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ईवीएस का नोट्स। तो फ्रेंड्स, ये ईवीएस का जो नोट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे जो फैक्ट्स लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर वो चाहे चल रहा हो एग्ज़ाम या फिर आने वाले एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी हैं, ये हमारी 3rd वीडियो है। तो 3rd वीडियो हम देखते हैं भोजन। तो फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कप्पा, यानी टेपियोका जो है वो केरल में खाया जाता है। फ्रेंड्स, टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में। हांगकांग के लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं, इसे लिंग हू फेन के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में जो है वो सरसों के तेल में पकाकर मछली खाई जाती है, और गोवा में जो है वो नारियल के तेल में पकाकर मछली खाई जाती है। ये हमारे फूड हो गए, तो इस तरीके के भोजन खाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं जल। तो फ्रेंड्स, जल जो है महासागर है, फिर सागर हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, प्रवाल भित्ति हैं, मैंग्रोव वन है और जल प्रदूषण है, ज्वार भाटा हैं, जल जनित रोग भी हैं, और आगे देखिए जल चक्र भी है। ये हमारे जल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए प्रवाल भित्ति। तो फ्रेंड्स, प्रवाल भित्तियाँ जो हैं उन्हें किस तरीके से जानते हैं? ये एक प्रकार का जीव होता है जो जैंथली नामक एक कोशिकीय शैवाल की एक साथ सहजीविता में रहते हैं। यह जो है ना 25 से 30 सेंटीमीटर की डिग्री सेल्सियस तापमान में ही रह सकते हैं। कितने में? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, आगे है ये हमेशा समुद्र में ही रहते हैं। इन्हें कोरल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कठोर और मुलायम। 2 प्रकार के होते हैं, कठोर और मुलायम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कठोर प्रवाल ही प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। जो कठोर प्रवाल भित्ति होते हैं वही कठोर प्रवाल भित्ति जो है वो प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रवाल। प्रवाल को समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि प्रवाल भित्ति जो होती है वो समुद्र का वर्षावन होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्षा के कुछ महीने तक जलमग्न रहता है, आर्द्रभूमि कहलाता है। जहाँ पर थोड़े समय के लिए महीने 2 महीने पानी भरा रहता है और फिर वो पानी थोड़ा कम हो जाता है, उसी वो दलदली एरिया जो बन जाता है, जैसे कि यहाँ दिया है दलदली एरिया या पीठभूमि। जो दलदली एरिया हो जाता है जिसके अंदर मतलब बहुत ही मिट्टी गीली हो जाती है, वो हमारा क्षेत्र जो होता है वो आर्द्रभूमि के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भारत में सबसे छोटी जो आर्द्रभूमि है वो है रेणुका आर्द्रभूमि। कौन सी? रेणुका आर्द्रभूमि है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ी जो आर्द्रभूमि है वो है सुंदरबन आर्द्रभूमि, ये है पश्चिम बंगाल में। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो शामिल किया गया है आर्द्रभूमि को, वो केवलादेव जो राजस्थान में और लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, इन 2 को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आगे देखिए, देश में आर्द्रभूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1971 ईस्वी में रामसर सम्मेलन हुआ था। आगे देखिए मैंग्रोव। तो फ्रेंड्स, मैंग्रोव के बारे में जानते हैं। मैंग्रोव कैसे होते हैं और क्या होते हैं? मैंग्रोव का अर्थ होता है लवणता सहनीय पौधे, जो बहुत ज़्यादा लवणता वाले स्थानों में पाए जाते हैं, उन्हें मैंग्रोव कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये जरायुज होते हैं, इनमें विश्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं।
जरायुज मतलब ये एक दूसरे पर उगाते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। ये वन एस्चुरी, डेल्टा, खाड़ी या द्वीप पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन की ह्रास के जो कारण हैं वो क्या क्या हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ह्रास के जो कारण हैं वो है निर्जनीकरण, निर्वनीकरण, जो वन नष्ट हो रहे हैं वो इसका कारण है। खनन इसका कारण है। जलीय कृषि इसका कारण है। तेल रिसाव जो होता है वो भी इसका कारण है। और उद्योग भी इसका कारण है, क्योंकि तेल का जो रिसाव होता है उसके कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सुपोषण। तो फ्रेंड्स, आगे सुपोषण को देखते हैं। सुपोषण में क्या होता है, यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा झीलें अवसाद और पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, इससे झीलों की प्राकृतिक उत्पादकता जो है वो बढ़ती है। इसे झीलों की वृद्धि होने का प्रतीक माना जाता है, किसे, सुपोषण को। आगे देखिए बीओडी। तो फ्रेंड्स, बीओडी के बारे में जानते हैं। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों की जैविक रसायन अपघटक के लिए आवश्यक होती है। यह नदियों, झीलों में जो प्रदूषण का संकेतक होती हैं, ये जल में घुली जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको पता करने में कारगर होता है। तो आगे देखिए जल चक्र। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जल चक्र चलता है। आगे देखिए ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा जो होते हैं फ्रेंड्स, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी खिंचाव के कारण जो होता है उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार को उठना कहते हैं, जब समुद्री लहरें उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं, और जब गिरती हैं तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यात्रा। तो फ्रेंड्स, यात्रा जो है केरल में किस तरह से की जाती है, इस नाव पर बैठ के केरल में यात्रा की जाती है। राजस्थान में ऊँट की जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे की जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में बैलगाड़ी से की जाती है। ठीक है, अब नहीं की जाती है बैलगाड़ी से, लेकिन जो एनसीईआरटी में है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के परिवहन के साधन। तो भारत में जो परिवहन के साधन हैं फ्रेंड्स वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सड़क मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग और जल मार्ग, ये हमारे 4 परिवहन के साधन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है, भारत का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है फ्रेंड्स वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रेल मार्ग पूछा जाए विश्व का तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, याद रखिएगा। और सेकंड है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो सड़क मार्ग है, अगर सड़क मार्ग पूछा जाए सबसे बड़ा तो पैन अमेरिकन सड़क मार्ग है। अमेरिका जो है वो पैन अमेरिका जो है वो सड़क मार्ग का सबसे बड़ा सड़क मार्ग है हमारा। तो आगे देखिए, आगे दिया है पौधे द्वारा हमें कई प्रकार के रेशा प्राप्त होते हैं। तो पौधे द्वारा क्या प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के रेशा प्राप्त होते हैं। रेशा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीकृत, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रूप में हमारे आ जाएंगे जूट, जिसे पटसन कहते हैं, कुकुन और कॉटन आदि, ये हमारे प्राकृतिक में आते हैं। मानव निर्मित जो होते हैं वो नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर जो होते हैं वो हमारे मानव निर्मित रेशा होते हैं। यहीं पर देखिए कपास ओटना, बीजों से कपास को अलग करने को हम क्या कहते हैं, कपास को ओटना। जब बीजों से कपास को अलग किया जाता है उसे हम ओटना कहते हैं, कपास को ओटना। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, सिल्क के बारे में जानते हैं। कैटरपिलर जो जब अपने जीवन चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्यूपा स्टेज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्यूपा स्टेज कहते हैं। किसी कैटरपिलर जब अपने जीवन चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है उसे प्यूपा स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम के प्रकार। तो फ्रेंड्स, रेशम के मूंगा रेशम होता है, कोशा रेशम होता है और टसर रेशम आदि, ये सारे रेशम के प्रकार होते हैं। और जो रेशम कीट जो होता है वो शहतूत पर होता है, जिसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम कीट
जो उत्पादन होता है उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। संश्लेषित रेशा, तो संश्लेषित रेशे में क्या आ जाएगा, बहुलक और रेयान। रेयान में आ जाएगा कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशम जो होता है वो रेयॉन होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है। ये हमारे कैसे होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, इन्हें कह सकते हैं कृत्रिम रेशा, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक, तो फ्रेंड्स प्लास्टिक जो होती है वो थर्मोप्लास्टिक होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। दो प्रकार की प्लास्टिक होती है। तो थर्मोप्लास्टिक में आ जाएगी पॉलीथीन, जिसे पीवीसी कहते हैं, और नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे बैकलेट और मेलामाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेफ्लॉन, एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसमें तेल और पानी नहीं चिपकता है। कौन सा प्लास्टिक होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन याद रखना, क्योंकि ये अभी शायद ही किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, नया क्वेश्चन लग रहा है, तो इसे ज़रूर याद रखिए। टेफ्लॉन जो एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, क्या होता है, प्लास्टिक होता है जिसमें पानी और तेल जो है ना वो नहीं चिपकता है। पौधा, तो फ्रेंड्स पौधों में कुछ खास प्रकार के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह होते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं, जो हमें अच्छे तरीके से पता है और हम इन्हें बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। ये कई प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं फ्रेंड्स, और तरीके के जो तना होते हैं छोटे छोटे, इनमें ये पाए जाते हैं। पौधे किस प्रकार की होती हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पौधे के टाइप देख लेते हैं, रूट के टाइप देखते हैं। रूट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के रूट होते हैं। प्लांट्स किंगडम जो होते हैं वो ये होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। PDF हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देखकर भी याद रख सकते हैं। हम इन्हें स्किप नहीं कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि जल्दी बन जाएगी ना तो हमें भी थोड़ा ये रहेगा कि हमने कम से कम एक सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया है, और दूसरी बात है आप लोगों के पास पूरी PDF एक साथ जल्दी पहुंच जाएगी थोड़ी कम वीडियो में। तो फ्रेंड्स सदाबहार वन, तो फ्रेंड्स सदाबहार वन में कौन कौन से पौधे आ जाते हैं, रोजवुड, आवनूस और महोगनी रबड़, ये आते हैं किसमें, सदाबहार वन में। ठीक है, सदाबहार वन में जो पौधे पाए जाते हैं वो ये सारे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनमें कौन से पौधे पाए जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं सागवान, नीम, शीशम, बाग, शेर, लंगूर, हाथी, गोल्डन लंगूर, ये सब जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो फ्रेंड्स इसमें चीड़ और यूकेलिप्टस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स चीड़ और यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती जो वन होते हैं उसमें बाज, ऐस और बीज पाए जाते हैं, इसमें कुछ जानवर पाए जाते हैं, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, फेजेंट एंड मौलाना जो पक्षी होते हैं वो इन वनों में पाए जाते हैं। आगे देखिए शंकुधारी वन। तो फ्रेंड्स शंकुधारी जो वन होते हैं वो तो शंकुधारी वन में हमारे चीड़ और देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो आते हैं। अखबारी कागज़ भी इन्हीं से बनता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है हमारा भूमध्य सागर वन। तो फ्रेंड्स भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में दिया गया है। पूर्वी अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, सवाना। ब्राज़ील में जो होता है वो कंपोस्ट पाया जाता है, और वेनेजुएला में लानोस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो 3 हैं ये हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पूछे जाएँ तो अर्जेंटीना में कौन पाया जाता है, पंपास। और उत्तरी अमेरिका में जो पाया जाता है पेरी। दक्षिणी अफ्रीका में जो पाया जाता है वेल्ड। और मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाया जाता है। ठीक है, ये हमें ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स बस्तियाँ। तो फ्रेंड्स बस्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, घनी भी होती हैं
और मैदानी भाग भी होता है हमारा। जहाँ पर्वतीय भाग होता है वहाँ ज़्यादातर जगह खाली होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरणीय आंदोलन। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो चिपको आंदोलन जो है 1973 में हुआ था। स्थान पूछा जाए तो उत्तराखंड में हुआ था। मुखिया जो हैं गौरा देवी हैं। तो चिपको आंदोलन के बारे में इतनी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में कब हुआ था, 1973 में। मुखिया कौन था, यानी इसका जो कर्ता धर्ता था वो थी गौरा देवी। ठीक है। अन्य सदस्य के नाम से जो हैं वो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा हैं। इन्हें अन्य में याद रखा जाता है। अगर ये गौरा देवी ना दी जाएं तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जो आ जाएं ऑप्शन में तो हम इन्हें टिक कर देंगे। आगे देखिए, आगे है पर्यावरणीय आंदोलन। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय जो आंदोलन है तो शांत घाटी जो है, शांत घाटी परियोजना को 1978 में शुरू हुई। कुथीपुजा नामक नदी केरल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विरोध में एक विरोध का कारण था। फोधा सरकार ने 1980 में मेमन कमेटी बनाई थी। ये इसी के लिए ये शांत घाटी जो आंदोलन हुआ था वो इसी सरकार ने जो मेमन कमेटी बनाई थी इसी के विरुद्ध था। ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन जंगल बचाओ जो है, जंगल बचाओ कब हुआ था, 1980 में शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। और कहाँ हुआ था, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के सिंहभूमि में हुई थी। ठीक है। प्राकृतिक साल वन तथा टीक वन के कटाई के विरोध में था। ये मतलब जंगल बचाओ आंदोलन नाम से ही पता चल रहा कि जंगलों को बचाने के उद्देश्य से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, शुभारंभ। और कहाँ हुआ था, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की भूमि पर हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा पर्यावरणीय आंदोलन मैती। तो फ्रेंड्स मैती जो आंदोलन है वो एक भावात्मक पर्यावरणीय आंदोलन है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में जीव विज्ञान के अध्यापक कल्याण सिंह रावत की सोच से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। किसकी, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, जो एक टीचर थे, उनकी सोच से ये इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आज वहाँ चमोली जनपद में एक अभियान का रूप ले चुकी है। क्या ले चुकी है, चमोली जनपद में एक अभियान का रूप ले चुकी है। मैती यानी शादी के समय दूल्हा दुल्हन को उपहार में जो दिया जाता था वो एक फलदार पौधा रोपने को कहा जाता था। ये हमारे मैती आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है। आगे है हमारा पर्यावरणीय आंदोलन कौन सा, एपिको आंदोलन। तो फिर एपिको आंदोलन के बारे में क्या सही है, क्या गलत है, क्या जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। किसकी, पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए। इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स, वनों की सुरक्षा करना था, वनों को पुनर्रोपण करना था, वनों की संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि इसका उद्देश्य था एपिको आंदोलन का। नेक्स्ट है भारत में वन्यजीव संरक्षण। तो फ्रेंड्स वन्यजीव संरक्षण जो है अधिनियम कब आया था, 1972 के अंतर्गत भारत में निम्न भौगोलिक क्षेत्र का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वन्यजीव अधिनियम जो है 1972 के अंतर्गत भारत में, पॉइंट रिपीट हो गया है। आगे देखिए, हिमाचल में शिकारी देवी जो अभ्यारण्य है और उत्तराखंड में बद्रीनाथ अभ्यारण्य है। वहाँ पर क्या है, कस्तूरी मृग के लिए ये दोनों अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं। एशियाई वन जो हैं, एशियाई शेर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएंगे, तिकरपाड़ा कहाँ पर है, उड़ीसा में। भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है उड़ीसा में। नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। संत कोशिया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में। मुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तमिलनाडु में। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में। तो फ्रेंड्स ये घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र हैं हमारे, इन्हें हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। आगे देखिए,
आगे पॉइंट जो दिया है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, मणिपुर में है। और कौन सा है, केवल लामजाओ। केवल लामजाओ जो है वो मणिपुर में है और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को आत्मारंग पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन द्वारा। कब की गई, 1883 में। चिन्ह ग्रेड जो है ना, हॉर्नबिल है। यह संस्थान जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक जर्नल का प्रकाशन करती हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसके बारे में जानते हैं। स्थापना उसकी हुई थी 1961 में। मुख्यालय कहाँ है, द ग्लैंड में। ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड। आगे है प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा है और स्लोगन जो है वो है फॉर अ लिविंग प्लानेट। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, द ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNFF कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फोरम फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी। वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास का इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंत सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे जो हमारा पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। मुख्यालय जो है इसका जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। ग्रीन पीस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय जो है वो है एम्स्टर्डम में। ठीक है, आगे है विश्व बैंक की पर्यावरणीय रणनीति जो 21 से 22 तक के लिए है। इसका क्या उद्देश्य था, यह रणनीति संबंधित राष्ट्रों के विकास की नई प्रणाली अपनाने की बात करती है। ठीक है, आगे देखिए, रेड डाटा बुक असुरक्षित एवं दुर्बल जीवों से संबंधित है जो UCN द्वारा कब 1963 में जारी की गई। इसके अंतर्गत क्या होता है, संकटग्रस्त जातियां जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावर्ड, सोन चिड़िया और सारस गिद्ध, गंगा डॉल्फिन जो है, हुलूक गिवन भारत में पाया जाने वाला क्या है, एकमात्र कपी है। IUCN द्वारा जो कश्मीरी हांगुल है कि गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घोषित किया गया है। वर्तमान में इसका जो संरक्षण है वो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखिए, आगे है हमारा पॉइंट जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण द्वारा क्षरण की समस्या से निपटने का प्रयास। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसकी जो स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन की 1972 में हुई थी। UNEP यानी नैरोबी में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। तो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन से इसको घोषित किया गया। कब से, 1972 से 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको, 1972 को। ठीक है, हम पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आगे है नैरोबी घोषणा पत्र। ये कब आया था, 1982 ईस्वी में।
पोषण दिशि पर बल देता है। किस पर बल देता है? पोषणी विकास पर बल देता है। और कब आया था? 1982 में। आगे देखिए, आगे है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन 1985 में आया था। ओजोन क्षरण पदार्थों पर विचार विमर्श करता है, इस वियना सम्मेलन में किया जाता है। ठीक है, और कब किया गया था? 1985 से शुरुआत हुई थी। आगे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ था 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, ये है 16 सितंबर को ओजोन दिवस घोषित किया गया। कब से? 1987 से। आगे देखिए, आगे है रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये हुआ था 1992 से। 1992 से पृथ्वी सम्मेलन मनाया जाता है। और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, आगे है पर्यावरण प्रदूषण, जिसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। जीवाश्म युक्त ईंधनों का अपूर्ण दहन। जिन ईंधनों का पूरी तरह से नहीं जलती हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर हीमोग्लोबिन से जुड़कर खून में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे हमें उलझन होने लगती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो गंधक युक्त ईंधन का अपूर्ण दहन, जैसे कि SO4 दमा और सांस लोगों के लिए उत्तरदायी है। आगे है N2K ऑक्साइड। N2K ऑक्साइड भट्टियों में ईंधन का जलना यहाँ से प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन में ऑक्साइड फेफड़ों और स्वायतंत्र को प्रभावित करते हैं। किसको? फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है हमारा सीसा। तो फ्रेंड्स, सीसा के बारे में देख लेते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। कौन? सीसा। ठीक है, आगे है, इसके कारण मंदबुद्धि बच्चों का जन्म होता है। रक्त में अवशोषित होने पर ब्रेन जो है ना, वो डैमेज, लकवा और संचयी सीसा विषाक्तता नामक रोग का कारण बन सकता है। तो फ्रेंड्स, सीसा से बहुत ही बचकर रहना है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को और तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे का पॉइंट है हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S जो है वो है गैस से गले तथा आँखों में जलन होती है। इसके कारण क्या होता है? गले में और आँखों में जलन होती है। इसके संपर्क में आने से चांदी के बर्तन जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है पेट्रोल का दहन। तो फ्रेंड्स, ये बेंजीन के कण घुल जाते हैं, जो सांस और फेफड़ों संबंधी बीमारियों को आशंका बढ़ा देते हैं। बेंजीन रक्त में पहुंचकर क्या करता है? रक्त कैंसर का कारण बनती हैं। ठीक है, आगे देखिए कैडमियम। ये कण श्वसन विष की तरह काम करते हैं और रक्त दाब बढ़ाकर हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए रेडान गैस। जो रेडान गैस होती है मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है। रेडान जो गैस होती है प्राकृतिक रूप से निकलती है और फेफड़ों के कैंसर को जो है वो कारण बन जाती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।